हाँ जी, हेलो भाई सभी हमारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? वक्त बदलना है गुरुजी, तभी तो करते हैं ऐसी खतरनाक ठंड में फौज की तैयारी, क्योंकि हमारी माँ का एक ही सपना है, वो देखना चाहती है हमें फौज की वर्दी में। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया हो? एकदम मस्त हो मेरे प्यारे जवान? खामोशी से मेहनत कर, शोर अभी मचाना नहीं है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, कहते हैं ना कि शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे जनाब, बस कुछ दिनों की बात है। तो मेरे प्यारे भाई, इस नए साल के अंदर अपने वतन पर, अपने बदन पर इस वतन वाली वर्दी को लगाने का ये सुनहरा मौका है। और बहुत लकी हो आप, क्योंकि अच्छी बम्पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। बस तैयारी है वो दमदार करो मेरे प्यारे भाई, खतरनाक वाली। ठीक है मेरे प्यारे भाई, स्टार्ट करें भाई, आ जाओ फटाफट। सभी जुड़ जाएंगे, बहुत ही अच्छा बेहतरीन मेरे प्यारे भाई आपका पेपर होने वाला है। और कल सुबह देखिए मेरे प्यारे भाई, आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर मेरे जवान, कल सुबह ध्यान रखना। कल सुबह, कल क्या है भाई, शनिवार है, सुबह 7:05 से लेके मेरे प्यारे भाई 10 बजे तक ध्यान रखना। लगभग ये 2.5-3 घंटे की क्लास आपकी चलेगी आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जो टीए वाले जवान हैं उनके लिए करंट जीके प्लस इंपोर्टेंट ज्योग्राफी के प्रश्न करवाएंगे सर। इसके अलावा जो आर्मी भर्ती 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे अग्निवीर वाले जवान, आपको भी जुड़ना है, क्योंकि जीके का लेवल बिल्कुल सेम होता है, तो बेनिफिट मिल जाएगा भाई। और फिर मैथ्स के अंदर आपकी अर्थमेटिक की मैराथन हो गई थी, एडवांस मैथ है वो बची हुई थी, तो ये आने वाला जो संडे है सुबह 10:15 से एडवांस मैथ की दमदार मैराथन आपकी हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एकदम सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ भाई, सेशन को लाइक और शेयर करो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। पहला बेहतरीन प्रश्न मेरे प्यारे भाई, एकदम लेटेस्ट प्रश्न। हाल ही में अमेरिका ने निकोलस मादुरो को अगवा किया है, जो किस देश के राष्ट्रपति थे? मेरे प्यारे भाई, निकोलस मादुरो आपको बताना है किस देश के राष्ट्रपति थे, जिनको अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ना आपके डोनाल्ड ट्रंप, मेरे प्यारे भाई, उन्होंने अगवा करवा लिया है। कैसे कैसे दिन आ गए हैं देखो। बताओ मेरे प्यारे भाई, किस देश के राष्ट्रपति थे? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी वर्तमान में उस देश की जो उपराष्ट्रपति थी मेरे प्यारे भाई, डेल्सी रोड्रिग्रेज, उन्हें राष्ट्रपति है वो बनाया गया है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट होगा भाई, वेनेजुएला इज राइट आंसर होगा ऑप्शन मेरे प्यारे भाई सी। और यहाँ की जो उपराष्ट्रपति थी उसे अब राष्ट्रपति है वो बनाया है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई जो यहाँ के आपके राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको मेरे प्यारे भाई अमेरिका ने अगवा कर लिया है। चलिए, लंबी चौड़ी कहानी है, इनकी कहानी इन्हीं को मुबारक। हमें बस ध्यान रखना है, क्योंकि करंटली चीजें हैं वो हमारे एग्जाम में आ जाती है। और आर्मी एग्जाम 2025 में तो भाई साहब अमेरिका के करंट जीके का प्रश्न भी हमारे आर्मी के एग्जाम में आ गया था। हैं? तमिलनाडु का चित्राई उत्सव निम्न में से किस देवी को समर्पित है? तमिलनाडु का चित्राई उत्सव मेरे प्यारे भाई किस देवी को समर्पित है, ये आपको बताना है। देखो, तमिलनाडु का मेरे प्यारे भाई अगर हम बात करें कि यहाँ का नववर्ष त्योहार कौन सा है, तो वो है पूथंडू। कौन सा है भाई? पूथंडू, आप सभी को ध्यान रखना है। और चित्राई उत्सव है ये किस देवी से संबंधित है भाई? मीनाक्षी देवी। यहाँ ध्यान रखना, तमिलनाडु के मधुरै में मीनाक्षी मंदिर भी है, आपका ध्यान रखना है। चित्राई उत्सव का आयोजन होता है, ऑप्शन बी है वो आपका मेरे प्यारे भाई परफेक्ट होगा। क्लियर है? और ध्यान रखना, अगर आपका सपना 2026 के पेपर को फोड़ना है, तो मेरे प्यारे भाई देखो, अग्निवीर योजना 2022 में लागू हुई थी, फिर देखो 2023 में आर्मी का पेपर हुआ, फिर आपका 2024 में आर्मी का पेपर हुआ ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन होते थे, फिर 2025 में हुआ, अब 2026 में होगा। हर साल मेरे प्यारे भाई, अगर आप, जैसे हमारी आर्मी स्टडी की बुक्स भी आती है, उनमें भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रश्न है वो मिलते हैं हर साल मेरे प्यारे भाई। आप देखना
2023 का पेपर बिल्कुल आसान था। फिर 2024 का पेपर 2023 की तुलना में अच्छा पूछा गया। फिर 2025 का जो पेपर है ये 2024 की तुलना में अच्छा पूछा गया। अब आपका पेपर होगा 2026 में। क्लियर है? तो 2025 की तुलना में 2026 का पेपर भी अच्छे लेवल का आएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है मेरे प्यारे छोटे भाई कि पेपर की तैयारी थोड़ी अच्छी करना, लल्लू प्रश्नों पे प्रैक्टिस नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। कि जो आपको प्रश्न आते हैं उन्हीं को आप 1000 बार पढ़ते हो, उससे अच्छा है कि थोड़ा अच्छा और नया कंटेंट पढ़ो, लेवल का कंटेंट पढ़ो, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई? हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। ये तमिलनाडु के त्योहार उत्सव है मेरे प्यारे भाई। देखिए पोंगल त्योहार है। पोंगल को तमिलनाडु में मेरे प्यारे भाई 4 दिनों तक मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका आयोजन होता है। और इसके तीसरे दिन जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, जिसे मट्टू पोंगल के नाम से आप जानते हैं। इस दिन यहाँ मवेशियों को सजाया जाता है। उसके अलावा देखो थाई पुषम है, और तमिल नववर्ष आपका पुथांडु है। याद रखना है। मामलूपुरम उत्सव है, कंथुरी उत्सव है, चित्तुराई महोत्सव ये रहा आपका चित्तुराई महोत्सव जो मैंने आपसे पूछा है। फ्लोट फेस्टिवल है, महामहम उत्सव है, कंथुरी उत्सव है, थाई पुषम है और चित्राती है। याद रखना है, ये यहाँ के फेस्टिवल है। ठीक है मेरे जवान? चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा है वो की जाती है? बताओ मेरे प्यारे भाई। सभी मेरे प्यारे जवान हैं वो बताएंगे। सर आप मंदिर कब पढ़ाओगे? मंदिर में तो डेली पढ़ाता हूं। जो पढ़ते हैं आर्मी स्टडी ने, जिन्होंने मिशन फौजी बैच ले रखा है या हमारे फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं, उनको पूछो। डेली हर एक राज्य का मंदिर उनको मैं पढ़ाता हूँ। अरे भाई पढ़ाता हूँ या नहीं? आप कहो यस सर बिल्कुल हम तो पढ़ते हैं डेली, है ना। घर बैठे ही अलग अलग राज्यों के जो मंदिर है भगवान के दर्शन डेली करवाता हूं मैं उनको, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 360 में आपका है वित्तीय आपातकाल मेरे प्यारे भाई। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के तहत लगता है। एक होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। और एक है आपका वित्तीय आपातकाल मेरे प्यारे भाई जो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? हाँ जी सर क्लियर है, बहुत शानदार। आगे चलिए भाई। ये देखिए राष्ट्रपति की शक्तियां हैं मेरे प्यारे जवान। आपातकालीन शक्तियां भाग 18 में है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 352 से 60 तक है। राष्ट्रीय आपातकाल है ये आपका 352 में है। ये किस समय लगता है? बाहरी आक्रमण हो, युद्ध हो, सशस्त्र विद्रोह हो मेरे प्यारे भाई। भारत में अब तक ये 3 बार मेरे प्यारे भाई लग चुका है। और 3 बार कौन कौन से साल में लगा? कोई है ऐसा जवान जो बताएगा इसका सही आंसर? राष्ट्रीय जो आपातकाल है ये 356 के तहत लगता है। किसी राज्य की सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं चलने पर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल है वो लगाता है। वित्तीय आपातकाल 360 में लगता है। भारत में आर्थिक असंतुलन होने पर इसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है, ध्यान रखना है भाई। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आगे चलिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा है वो हमने किस देश से ली है? समवर्ती सूची बताएंगे भाई। ये स्रोत भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ 362, 71 और 75। अच्छा मेरे प्यारे भाई बहुत बढ़िया, किसने बताया है? चलिए इसका आंसर बताओ भाई। समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? देखिए एक ट्रिक होती है सम धन आस मेरे प्यारे भाई। समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली है सर? ऑस्ट्रेलिया से। निया आज सद समास को गफा करूं, एक ट्रिक है मेरे प्यारे भाई। देखिए नी आ आज सद समास को गफा करो, सद समास को गफा करूं। इसमें जो मेरे प्यारे भाई ये जो संविधान के स्रोत है ये इस ट्रिक में आ जाते हैं। जैसे देखो नी से क्या होगा? नीति निदेशक तत्व है। आ से आयरलैंड, यानी नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से।
आ से आपातकालीन शक्तियां जैसे जर्मनी। आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है लाला? जर्मनी से। सद, सद से देखो स से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, द से है दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है मेरे प्यारे भाई? दक्षिण अफ्रीका से। समास, समास देखिए अगर आप हिंदी वगैरह पढ़ते हैं तो सम धन आस होता है ना? सम से हो जाएगा समवर्ती सूची, आस से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। को यहां ब्लैंक है। गफा यानी गणतंत्रीय व्यवस्था हमने फ्रांस से ली है। करु मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से भी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य व समानता की स्वतंत्रता, ये सब हमने यहां से देखी है। कुरुक्षेत्र जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन है वो किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे जवान कब हुआ? तो सबको पता है भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये टीए भर्ती के एग्जाम में पूछा भी जाएगा। 13 अप्रैल 1919 में हुआ सर। कहां हुआ मेरे प्यारे राजा? आप कहोगे गुरुदेव अमृतसर पंजाब में हुआ। अमृतसर पंजाब में हुआ। क्यों हुआ मेरे प्यारे भाई? क्या ऐसी नौबत आ गई कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो अंग्रेजों ने देखो एक रॉलेक्ट एक्ट मेरे प्यारे भाई लागू किया था। रॉलेक्ट एक्ट, हमारे जो क्रांतिकारी थे उनकी गतिविधियों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक ऐसा रॉलेक्ट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, इस कानून के तहत जो भी दिखे उसको पकड़ो और जेल में डाल दो, ऐसा कानून था। जिसमें इस कानून को न अपील, ना दलील, ना वकील वाला कानून भी मेरे प्यारे भाई कहा जाता है। इसी का विरोध है वो किया गया था मेरे प्यारे भाई। एकदम सार्वजनिक सभा थी, लोग नारेबाजी कर रहे थे कि रॉलेक्ट एक्ट को हटाओ, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे प्यारे भाई। अंग्रेज लोग बड़े कुत्ते कमीने थे मेरे प्यारे भाई। मेरा तो बहुत मन करता है इनको गालियां निकालूंगा आज पूरी रात भर। यहाँ एक अंग्रेज जनरल डायर था मेरे प्यारे भाई, सार्वजनिक सभा थी, आराम से नारेबाजी कर रही थी मेरे प्यारे भाई, उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। किसने दिया मेरे प्यारे भाई? तो ध्यान रखना, जनरल डायर था, एक अंग्रेज अधिकारी था, इसने अंधाधुंध गोलियां चलवाई मेरे प्यारे भाई, और बहुत सारे बेकसूर लोगों की यहां जान चली गई। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं मेरे प्यारे भाई। इस जनरल डायर की जो मौत की तिथि थी वो थी 1940। ससुरे को घर में जाकर मेरे प्यारे भाई, लंदन में जाकर हमारा एक वीर क्रांतिकारी था मेरे प्यारे भाई, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह, इसने मेरे प्यारे भाई बदला लिया, और इसकी खोपड़ी में है ना एकदम दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ मेरे प्यारे भाई इसको ठोक दिया लंदन में जाके। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है जनरल डायर की हत्या किसने की? सरदार उधम सिंह ने, हमारा देश का वीर क्रांतिकारी जवान था 1940 में लंदन में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मुझे आप लोग बताओ इस समय गवर्नर जनरल कौन था मेरे प्यारे भाई? वाइसराय कौन था भाई? तो इस समय देखो, अच्छा प्रश्न यह है कि हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो हंटर आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन यहां पर डी है वो मेरे प्यारे भाई आपका राइट होगा, ऑप्शन डी याद रखना। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड है वो मेरे प्यारे भाई इस समय था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? बताओ। जनगणना से देखिए पिछले 2025 के पेपर में केवल 2 शिफ्ट में प्रश्न आए थे, बाकी नहीं आए थे। तो जो 2026 में तो कंफर्म आने हैं, क्योंकि 2024 वाले पेपर में हर शिफ्ट में यहां से प्रश्न आए थे। और इसी मंडे को मेरे प्यारे भाई रात्रि 9 बजे जनगणना की बेहतरीन प्रैक्टिस बिजू सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर रात को 9 बजे मैं लेके आ रहा हूं हमारे एसएससी जीडी वाले जवानों के लिए। तो वहां हम लेवल का कंटेंट पढ़ेंगे, तो आप लोग भी पढ़ना लेवल का मेरे प्यारे भाई, क्योंकि लल्लू प्रश्न सबको आते हैं। अब जैसे प्रश्न आ गया, बताओ भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबको पता है बिहार का है, कोई गलत नहीं करके आएगा। लेकिन थोड़े घुमावदार प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। जिस दिन उन प्रश्नों को हमने सोल्व करना सीख लिया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें फौजी बनने से रोक सकती है।
ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहां राइट आंसर होगा, पूछा है ऐसा कौन सा राज्य है जिनका जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, तो वो बिहार और पश्चिम बंगाल है भाई। बिहार का 1106 है, पश्चिम बंगाल का 1028 है, यह आपको याद रखना है। चलिए यहां पर आप देख भी सकते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर केरल का है। सबसे कम देखो अरुणाचल प्रदेश का, फिर मिजोरम का है, फिर आपका सिक्किम का है। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से 1576 ईस्वी में लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व के लिए अकबर द्वारा भेजा गया था। यानी हल्दी घाटी के युद्ध में, आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध है ये 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। अकबर की ओर से मेरे प्यारे भाई सेना का नेतृत्व है वो किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा भाई, 2000 जवान अभी लाइव है, लेकिन लाइक उतने नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई लाइक होना चाहिए। सर मैं आपका कंटेंट कॉपी करता हूं, अच्छी बात है, अच्छा कंटेंट कॉपी करो, क्या दिक्कत है। कहां से कॉपी करते हो भाई, इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से। चलिए बहुत बढ़िया। ए महाराणा प्रताप कैसे होगा भाई, अमित पाल क्या प्रश्न को पढ़ो। निम्नलिखित में से किसने या किसे 1576 ईस्वी में लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर द्वारा भेजा गया था। लाला राजा मान सिंह था, राजा मान सिंह, ध्यान रखना। ऑप्शन ए है वो हमारा यहां राइट होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे भाई। और देखिए एक बार आर्मी के एग्जाम में प्रश्न आया था हमारे महाराणा प्रताप के, मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, इनके घोड़े का नाम तो है चेतक, इनके घोड़े का नाम है चेतक, और चेतक की समाधि स्थल पूछी थी भाई। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है राम प्रसाद, राम प्रसाद याद रखना है। तो चेतक की समाधि स्थल कहां है मेरे जवान, कमेंट करो फटाफट, कहां है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोहे अयस्क उत्पादक क्षेत्र में कौन सा यहां राज्य है, उसके साथ मेरे प्यारे भाई युग्म गलत है, बताओ भाई। अच्छा प्रश्न है, सभी प्यारे जवान बताएंगे। सर जीके की एक और मैराथन लगाओ भाई, आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर 10-10 घंटे की कम से कम 10 मैराथनें पड़ी है, जितना मन करे उतनी देखो आप, क्या दिक्कत है। बहुत बढ़िया। लोहे अयस्क उत्पादन के लिए मैंने पूछा है यहां कौन सी गलत है। हाँ चेतक की हल्दी घाटी में है समाधि स्थल, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो मेरे प्यारे भाई देखिए छत्तीसगढ़ में बेला डोला खान, ये तो ठीक है, कर्नाटक में कुदेरमुख ठीक है, उड़ीसा में आपकी पदम पहाड़ ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में रत्नागिरी, ये मध्य प्रदेश में नहीं है लाला। रत्नागिरी कहाँ है, ये महाराष्ट्र में। रत्नागिरी कहाँ है मेरे प्यारे भाई, तो ये महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहां पर ए आपका हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत युग्म बताना है। मध्य प्रदेश में जैसे हमारे जबलपुर में है, यहाँ हमारे जैसे अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई मध्य प्रदेश में बालाघाट खान भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, और भी बहुत सारी खाने हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में ही मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, यहां अक्टूबर 2023 में इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को भारत में किस राज्य का राज्यपाल है वो बनाया गया, बताओ भाई। हालांकि कभी कभार देखो एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को इस लैंग्वेज में पूछा जाता है, जैसे मान लो आपका एग्जाम हुआ अप्रैल के अंदर या मई में हुआ, तो प्रश्न आता है कि अप्रैल 2026 के अनुसार बताइए वर्तमान में फलाने राज्य का राज्यपाल या मुख्यमंत्री कौन है। इस प्रकार से भी एग्जाम में प्रश्न आता है। तो इंद्रसेना रेड्डी मेरे प्यारे भाई त्रिपुरा के गवर्नर है, आपके त्रिपुरा के मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, ये आज का गृह कार्य है आपके लिए। पूरा पेपर लगाने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना मेरे प्यारे भाई, ठीक है मेरे प्यारे जवान। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। कौन सा है मेरे जवान, बताओ भाई, बताओ मेरे प्यारे भाई कौन सा है। तो वो है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो संविधान के मेरे प्यारे भाई कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 29 और मेरे प्यारे भाई 30 में है।
ये आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में लाला मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है मेरे प्यारे भाई। देखो, पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और 6 नंबर का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो वर्तमान में 6 आपके मौलिक अधिकार है मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है। चलिए, हुसैन बोल्ट ने किस आत्मकथा में अपने जीवन की यात्रा साझा की? बताओ भाई। हुसैन बोल्ट को आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, उनकी आत्मकथा के बारे में बताना है जिसमें उन्होंने अपने जीवन की यात्रा है उसको मेरे प्यारे भाई साझा की। कौन सी है मेरे प्यारे भाई? फटाफट सभी जवान बताएंगे, आपके पास समय है मेरे प्यारे भाई, बताओ। हाँ जी गुरुजी, मैं लेट हो गया यार। लेट नहीं होने का यार, आप लोग फौज की तैयारी करते हैं, डिसिप्लिन आपके अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। रेस ऑफ माई लाइफ, अरे ये थोड़ी है यार, मैं मिल्खा सिंह की थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं हुसैन बोल्ट की पूछ रहा हूं। फास्टर देन लाइटनिंग, ऑप्शन मेरे प्यारे भाई सी यहां पर राइट होगा। और ये प्रश्न लगभग सभी ने गलत बताया है, तो इसको आप अपडेट कर लेना भाई, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है बांग्लादेश का राजकीय धर्म, बताओ मुझे। बांग्लादेश का राजकीय धर्म है वो कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे भाई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, संसद का नाम जातीय संसद है, राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, यहाँ का राजकीय धर्म है इस्लाम धर्म। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यहाँ का इस्लाम धर्म है भाई। इजराइल में सबसे ज्यादा यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। भारत नेपाल यहाँ हिंदू धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। तिब्बत हो, थाईलैंड हो, उधर बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं। चलिए, बांग्लादेश की हम बात करें तो देखिए, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर है वो साझा करता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है वो हमारा त्रिपुरा है, याद रखना है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है, बीएसएफ मेरे प्यारे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार है? सोनल मानसिंह के बारे में आपको बताना है, जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बताओ मेरे प्यारे भाई। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह ध्यान रखना ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख कलाकार है। और भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उनको अच्छे लेवल से तैयार कर लेना भाई। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो वहां से प्रश्न रोकती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि वो हमारे क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है भाई, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। अब प्रश्न आ गया, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है? गुरुजी, त्रिभंग मुद्रा में कैसे हुआ? देखिए, जो कलाकार होता है वो अपने शरीर को 3 जगह से यहाँ मोड़ता है। यहाँ देखो पैर से मुड़ा हुआ है, फिर देखो यहाँ कमर से मुड़ा हुआ है, फिर यहाँ देखो मेरे प्यारे भाई कंधों से मुड़ा हुआ है। इसे ही त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। इसमें हमारा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उनकी मूर्तियों को दर्शाया गया है। इसे महारी नृत्य भी कहा जाता है। नर्तक है वो रेशम की साड़ी पहनती है मेरे प्यारे भाई, पुरुष है वो धोती पहनता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो पखावज, सितार, मंजीरा, बांसुरी, मर्दल्ला, तबला, हारमोनियम, झांझ, वायलिन, इनका यहाँ पर प्रयोग होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट है, सांची स्तूप किस प्राचीन वास्तु परंपरा से जुड़ा हुआ है? बताओ भाई। सांची का स्तूप मेरे प्यारे भाई, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर सम्राट अशोक ने करवाया। किसने करवाया लल्ला? सम्राट अशोक ने। है कहां गुरुजी ये? सांची का स्तूप भारत के कौन से राज्य में है? और मुझे आप बताओ, महात्मा गांधी श्रृंखला के कितने रुपए नोट पर सांची का बौद्ध स्तूप है मेरे प्यारे भाई? कमेंट करो फटाफट। सांची का स्तूप भारत का हृदय, भारत का दिल,
हम भारत का जिसे टाइगर स्टेट कहते हैं, भारत का सोया प्रदेश कहते हैं मेरे प्यारे भाई, हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी श्रृंखला के कितने रुपए नोट पर मेरे प्यारे भाई सांची के बौद्ध स्तूप? हाँ, आंसर आ गया ना, 200 रुपए के नोट पर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तभी तो मैं कहता हूं कि कोशिश दमदार होनी चाहिए लाला। वक्त और नसीब दोनों बदलते हैं, ये वाली कोशिश चाहिए मुझे। आंसर ऐसे आना चाहिए, गोली से भी तेज। सांची का जो स्तूप है ना, महात्मा गांधी श्रृंखला के, ध्यान रखना, 200 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है। महात्मा गांधी श्रृंखला के, महात्मा गांधी श्रृंखला के 200 रुपए के नोट पर मेरे प्यारे भाई, के नोट पर चित्र अंकित है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे राजा? बजा दोगे ना बाजा? बिल्कुल बजा देंगे। देखो, 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर चलाते किसान का चित्र है। महात्मा गांधी श्रृंखला के 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपए के नोट पर लाला एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र है। 100 रुपए कौन देती है? रानी देती है। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव का चित्र है जो गुजरात में है। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है। 500 रुपए के नोट पर मेरे प्यारे भाई लाल किला है। याद रखना, 2000 का नोट बंद हो गया, उस पर मंगलयान का था मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। तो यहां पर सही आंसर होगा सांची का जो स्तूप है, इस पर आपका बौद्ध वास्तुकला का मेरे प्यारे भाई, यहां ऑप्शन सी आपका राइट होगा। आप लोग कौन सा बता रहे हैं? ऑप्शन सी ही बताया है ना आपने मेरे प्यारे जवान? तो बिल्कुल ठीक बताया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इस बात पे हो जाए एक लाइक दिल से मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है, गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? बताओ मेरे प्यारे भाई, कहां पाई जाती है ये? सर, ये मेघालय में पाई जाती है, मेघालय। और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मावशिन राय मेघालय में ही होती है। बरस बरस मारा इंदर राजा, तू बरसा मारो काज चल है। सबसे ज्यादा वर्षा भारत में यहां होती है, मेघालय के मावशिन राय के अंदर, याद रखना है। चलिए, इसके अलावा देखिए, भारत की और भी पर्वत श्रेणियां, जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई, मिश्मी, बोम, मेघालय में गारो खासी जयंतियां, मिकिर, निंजा श्रेणियां, मिजोरम में है लूसाई डंपा श्रेणियां, नागालैंड में नागा श्रेणी है, जम्मू कश्मीर में पंगी, हजारा, कौमेन, पंजाब में पीर पंजाल, याद रख लेना भाई। चलो, अब देखिए, मुझे बताओ 15 में से कितने ठोक दिए? एक बार फिर मैं आपको सूचना दे दूं, कल सुबह 7:05 में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर लेना, अपने आप को गर्म रखना, क्योंकि मेरे प्यारे भाई आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाना रोजाई में। सुबह 7:05 से लेके 10 बजे तक हिलना डुलना नहीं है, चाहे कहीं पर भी दर्द हो, क्योंकि यहाँ करंट जीके और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करवाए जाएंगे आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आने वाले संडे को 10:15 एडवांस मैथ की भयंकर खतरनाक क्लास है, वो आपके सामने रखी जाएगी मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग जुड़ना इन क्लासों से और आनंद लेना। और बाकी हमारे जितने भी नए नए चिकने चिकने भाई है ना, ये हमारा मिशन फौजी बैच चल रहा है, आपकी भर्ती अब आने वाली है। आपकी भर्ती के हम बहुत नजदीक है मेरे प्यारे भाई। जिस दिन भर्ती का पिटारा खुला, हमारा नया बैच आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो अभी जुड़ के तैयारी करो खतरनाक वाली, क्योंकि पेपर खतरनाक आएगा, तैयारी खतरनाक वाली हमारे साथ करो और वर्दी पाने के सपने को साकार करो, है ना मेरे प्यारे भाई। चलिए, एयरफोर्स का नोटिफिकेशन कब आएगा? सर, आ जाएगा भाई, कभी भी आ सकता है ना, अगले वीक में 100% आ जाएगा। मस्त रहो आप, उससे पहले आ गया तो सोने में सुहागा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ टेस्ट लगा के। डेली लगाया करो मेरे प्यारे भाई। हाँ, एसएससी जीडी के लिए हम मंडे से प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसका टाइम टेबल मैंने आपको बिजू सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बता दिया है। मेरी क्लास मंडे रात 9 बजे रहेगी, हम तांडव करेंगे भाई, तांडव। चलिए, आगे डीएस गुरु आ रहे हैं, तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। थैंक यू भाई, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल आर्मी लवर।
नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तैयारी में आप लोग जुटे हुए होंगे। कहते हैं जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मंजिल तक वही पहुंचा है जिसने रात दिन मेहनत किया है, रात दिन संघर्ष किया है, जूझा है। अपने टारगेट को दिल और दिमाग में बैठकर उसने मेहनत किया है, सफलता तक वही पहुंचा है। इसलिए कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, जिद अगर जीतने की हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। एक छोटी सी चींटी एक दीवार पर चढ़ रही थी। चढ़ते चढ़ते अंतिम क्षणों पर पहुंचने से पहले वापस गिर जाती, फिर चढ़ती, फिर गिरती, फिर चढ़ती, फिर गिरती। यह क्रम दोस्तों लगातार 5-6 बार हुआ, लेकिन उस चींटी ने हार नहीं मानी और अंततः प्रयास करते करते सातवीं बार में वो उस टारगेट तक पहुंच गई। अब आप कहोगे सर उस चींटी से हमारा क्या लेना देना? चींटी से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके उस कार्य से, उसके जज्बे से, उसकी हिम्मत से हम ये समझ सकते हैं कि जिंदगी में अगर प्रयत्न करना नहीं छोड़ोगे, आप कोशिश करना नहीं छोड़ोगे ना, तो सफलता तक जरूर पहुंचोगे आप। मतलब कोशिश करते रहो। कई ऐसे हैं जो पिछली बार नहीं हुए या 2 साल से नहीं हुए, कोशिश नहीं छोड़ी है। तभी मैं कहता हूं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, एक बार सेशन को दबा के लाइक करो। और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा जी। और मैंने कल एक आपको HW दिया था कि भ्रूण जब गर्भ में वो होता है तो मां के साथ कनेक्ट जो रहता है वो किसके द्वारा कनेक्ट रहता है? तो वो है दोस्तों गर्भनाल। उसका उत्तर होगा गर्भनाल। गर्भनाल नाभि में पाया जाने वाला एक तंतु है जिसको अम्बिलिकल कोर्ड भी कहा जाता है। सवाल है, मेंडल के अनुसार गुणों को नियंत्रित करने वाले कारक थे जीन, गुणसूत्र, केंद्रक या करणीय कारक? याद रखना दोस्तों, उसका कल वाले का उत्तर मैंने बता दिया है, गर्भनाल या अम्बिलिकल कोर्ड कहेंगे हम, या अम्बिलिकल कोर्ड कहेंगे जी। ठीक है, चलो जी। मेंडल के अनुसार गुणों को कंट्रोल करने वाले जो कारक हैं वो कारक होंगे आपके जीन। आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं जीन, जबकि गुणसूत्र होते हैं ना, वो आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। आनुवंशिक गुणों के वाहक है, इसलिए इनको हम प्रजनन की इकाई भी बोल सकते हैं। प्रजनन की क्या बोल सकते हैं? इकाई। जबकि आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई वो जीन है। आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई उसको हम जीन कहते हैं। क्या कहेंगे जी? उसको जीन कहेंगे, ध्यान रखना है। अगला है कोहनी, घुटने और अंगुलियों के पोरों पर उपस्थित संधियां हैं। संधि का मतलब होता है, आपको जॉइंट पूछ रहा है जी, आपको जॉइंट पूछ रहा है कि कोहनी का जॉइंट, घुटने का जॉइंट, अंगुलियों के जो पोर होते हैं इनके जॉइंट को क्या कहा जाता है? कब्जा संधि, धुराग्र संधि, सैडल संधि, कंदुखलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बताइए इस जॉइंट को हम क्या कहेंगे? कोहनी, घुटने और अंगुलियों के पोरों पर उपस्थित कौन सी जॉइंट है, कौन सी संधियां हैं? तो दोस्तों देखिए, कंदुखलिका संधि तो होता है कंधे का हाथ से प्लस हाथ का जॉइंट, या कूल्हा प्लस पैर का जॉइंट। सेडल संधि अंगूठे का जोड़ होता है। धुराग्र यस्नो जॉइंट ये आपके गर्दन का जोड़ है। और कब्जा संधि इसको हम हिंज जॉइंट भी कहते हैं, हिंज जॉइंट
या कब्जा संधि, जिसको हम कोहनी का, घुटने का और अंगुलियों के पोरों का जॉइंट कहा जाता है। कंकाल तंत्र का ये क्वेश्चन है दोस्तों, और ये ना इस तरीके के थोड़े तंत्र वंत्र ना अच्छे से याद रख के आना है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? एंजाइम, हार्मोन, एंटीजन या एंटीबॉडी। आरएच फैक्टर पढ़ते हैं ना, याद करो आरएच फैक्टर एक बंदर से लिया गया है। अब क्या है वो तो आपको बताना है। आरएच का मतलब होता है रिसस मकाका। रिसस मकाका नाम का दोस्तों एक बंदर है इस प्रजाति का। इसके ब्लड से एक इस प्रकार का क्या है आपको बताना है, तो ये एक प्रकार का एंटीजन है। आरएच फैक्टर ब्लड में पाया जाने वाला एक एंटीजन है, और कहां पाया जाता है? ये आरबीसी पर पाया जाता है। ये भी पूछ सकता है आरएच एंटीजन रक्त में किस भाग पर पाया जाता है, तो वो आरबीसी के ऊपर पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स पे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक या लेड? बताओ देखें, लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? शाबाश, वेरी गुड, आने दो फटाफट। लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है जी। लोहे के गैल्वेनाइज करने के लिए आपको बताना है, गैल्वेनाइज का मतलब होता है दोस्तों यसद लेपन। यसद लेपन, यसद लेपन का मतलब होता है लोहे को जंग से बचाना हो, लोहे को जंग से बचाने हेतु। अगर लोहे को जंग से बचाना है उसको गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और आपको यह बताना है इस यसद लेपन में लोहे के ऊपर किसकी क्रिया होती है या किसकी परत चढ़ती है, तो जिंक या क्रोमियम। अब क्रोमियम तो ऑप्शन है नहीं, तो हमारे पास जिंक ही ऑप्शन रहेगा। लेड जो होता है ना, लेड, ये सबसे जहरीली धातु है। कौन सी धातु है ये? जहरीली टॉक्सिन मेटल है, जो हमारे ब्रेन को प्रभावित करती है। क्या करती है? ब्रेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिनी तरफ पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? धातु, अपधातु, अधातु, संक्रमण तत्व। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में जो एलिमेंट होंगे वो कौन से हैं? अब कई बार क्या होता है कि हम आवर्त सारणी पूरी पढ़ के जाते हैं, मैंडलीप, मोजले सब पढ़ के जाते हैं, गड़बड़ होती है इतना सा जब छोटा सा सवाल आ जाए, यार सब कुछ पढ़ा लेकिन ये नहीं पढ़ा कि दाहिनी तरफ कौन है और बाईं तरफ कौन है। तो मैं आज क्लियर कर देता हूं। आवर्त सारणी में एक तो होता है बाईं साइड, एक होती है दाईं साइड, और एक होता है बीच में सीडी वाले, सीडी नुमा संरचना। देखो सीडी नुमा संरचना भी बताऊंगा आपको, ये भी तीनों ध्यान रखना है। आवर्त सारणी में बाईं साइड पाई जाती है जितनी है मेटल वो, दाईं साइड पाई जाती है नॉन मेटल है वो सारी की सारी, और सीडी नुमा है उसमें पाई जाती है उपधातु। सीडी वाले तत्व होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों का अगर आपको डिजाइन पूछ ले तो तीनों की डिजाइन ध्यान रखना। तो यहां पर दोस्तों नॉन मेटल इसका सही जवाब होगा। दाहिनी तरफ पूछा है ना, दाईं तरफ नॉन मेटल पाई जाती है। वेरी गुड, एक बार लाइक ठोको मेरे जवानों। दाएं बाएं ऊपर नीचे के सारे सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, और मैंने वादा किया है आपको इस जनवरी के बाद में फिर
कुछ ऐसा स्पेशल, या तो देखो एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी तब, नहीं फिर जनवरी के बाद। मैं आप लोगों को 20 से 25 सेट स्पेशल दूंगा जो आपके हूबहू एग्जाम पैटर्न से मिलते जुलते मिलेंगे आपको। लेकिन उसके लिए पहले हमें इन सब सवालों को तैयार करना पड़ेगा। वो आपके डू एंड डाई वाले, वो एग्जाम डेट डिक्लेयर होने के बाद जब आपके अंदर जोश और जुनून उबाल देगा ना, खून उबाल देगा। और वो कब देगा? जब एग्जाम डेट आपके सामने होगी, उस समय दोस्तों प्रहार करेंगे हम उन सवालों का। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल पे, निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? बेकेलाइट, नाइलॉन, टेफ्लॉन, पीवीसी। थर्मोसेटिंग, मैंने आपको कहा था ना कि सेटिंग, एक बार सेटिंग हो गई फिर नहीं हिलने वाले हैं। जब तक सेटिंग नहीं होता तब तक मामला बैठता नहीं है। एक बार सेट हो गया ना फिर बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ताप दृढ़ होते हैं। यहां मेरा सेटिंग का तात्पर्य है, सेट होने से मतलब वो नहीं है जो हम दिमाग में अदर ला रहे हैं, नहीं। सेटिंग का मतलब है ताप के प्रति मजबूत हो जाते हैं, फिर वो स्थायी हो जाता है सेटिंग होने के बाद, फिर वो ताप देकर उसका हम ढांचा नहीं बदल सकते हैं। तो यहां दोस्तों बेकेलाइट इसका एकदम राइट होगा, क्योंकि नायलॉन ये तो आपका रेसा है, टेफ्लॉन और ये पीवीसी ये दोनों ताप सॉरी थर्मोप्लास्टिक में आते हैं, सेटिंग में नहीं आते। चलिए, जूल जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दाब, ताप, बल, ऊर्जा। ये तो आज ही पढ़ा है, जो मिशन फौजी बेच वाले हैं और फाउंडेशन वाले हैं उन्होंने तो आज पढ़ा ही है। जूल किसकी यूनिट बताई थी, याद करो, आज ही पढ़ के आए हम। जूल दोस्तों ध्यान रखना है, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इन तीनों की मेरे भाई यूनिट होती है। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा तीनों की यूनिट होती है, यह आपको ध्यान रखना है। और जूल किसकी यूनिट होती है? जूल ऊर्जा की यूनिट होती है। किसकी? ऊर्जा की। बल की तो न्यूटन होती है, ताप की केल्विन होती है, दाब का पास्कल होता है जी, दाब का पास्कल होता है यूनिट, ये ध्यान रखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन है जो अनुचुंबकीय पदार्थ में आएगा? ऑक्सीजन, लोहा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। और ये हमने दोस्तों कल की क्लास में एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा है हमने। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोहा चुंबकीय, ये तीनों हमने पढ़े हैं। अब बताओ यहां पर अनुचुंबकीय कौन है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ऑक्सीजन। लोहा दोस्तों ध्यान रखना है, ये लोहा चुंबकीय में आएगा, नाम ही लोहा है तो लोहा चुंबकीय में आएगा। और ये दोनों आपके प्रति चुंबकीय में आएंगे, प्रति चुंबकीय में आएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष, बहता हुआ पानी, चली हुई गोली। काइनेटिक एनर्जी किसमें नहीं है? बताओ, गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है? काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, गतिज ऊर्जा उसमें होती है जिसमें, गतिज ऊर्जा मतलब जो गतिशील पोजीशन में आपको दिखेगा। देखो, चलता हथौड़ा गतिशील है तो इसमें तो है, बहता पानी, पानी बह रहा है तो गतिशील है, चली हुई गोली, गोली निकलने के बाद थमती थोड़ी है भाई, रुकती थोड़ी है, वो चलती रहेगी। खींचा हुआ धनुष, और धनुष ऐसे खींचा हुआ भी थोड़ा नहीं है, खींचा हुआ धनुष, उसको हमने स्थितिज ऊर्जा दी है। जैसे खींचा हुआ धनुष है तो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज, मतलब इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन राइट होगा इसका, ठीक है। ठीक है, अगला देखो, एलोसोम क्या होते हैं? कोशिकांग, पादप हार्मोन, एलील या लिंग गुणसूत्र। कई बार क्या होता है, पढ़ के इतना बढ़िया जाते हैं और एक छोटा सा लॉलीपॉप सा सवाल पूछ लेता है, फिर ये सोचते हैं यार क्या पढ़े, इतना गजब पढ़ के आए और छोटा सा एक सवाल पूछ लिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है।
लेकिन दोस्तों एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया ना, हमारे तो एक सवाल 2 नंबर का तो ले बैठेगा वो, जैसे ये वाला है। एलोसोम क्या है? एलोसोम दोस्तों एक लिंग गुणसूत्र है, बस इतना सा बताना है। पादप हार्मोन नहीं है रे, कौन सा हार्मोन निकाल दिया पादप का? पादप हार्मोन नहीं है। चलिए, बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं का रक्त दे सकते हैं हम? बताओ दोस्तों, बी ब्लड ग्रुप का कोई रोगी है, वो किन वर्गों के दाताओं का रक्त दे सकते हैं? मतलब आपको ये बताना है, एक रोगी है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसको ब्लड दे कौन कौन सकता है? तो बी को ए नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता, गलत है। जहां जहां ए है ना वो गलत है। बी को केवल बी और ओ ही दे सकता है, क्योंकि ओ तो सर्वदाता है, ये तो हम जानते हैं, ओ तो सबको दे सकता है, तो ओ वाला तो दिक्कत ही नहीं है। एथलीट्स फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? कवक, वायरस, शैवाल, जीवाणु? ये दोस्तों रोगों में एक अच्छा सवाल बन सकता है, एथलीट फुट वाला। एथलीट फुट किसके कारण होती है बीमारी? तो हमें ये अपन को ये बताना है कि एथलीट फुट बीमारी का कारण है क्या। एथलीट फुट बीमारी का कारण है वो फंजाई कवक है। ट्राइकोफाइटोन नाम का एक कवक है जिसकी वजह से एथलीट फुट, पैरों की जो नसें होती है ना वो फूल जाती है। रसोई की गैस किसका मिश्रण है? मीथेन, एथिलीन का, ब्यूटेन, प्रोपेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और N2 का लिख देता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। रसोई की गैस एक मिश्रण है मेरे भाई। रसोई की गैस जो है वो कौन सी गैस है? एलपीजी गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है इसको। तो बताओ एलपीजी जो है वो कौन सी गैस है? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन और प्रोपेन, इन दोनों से मिश्रित मिश्रण हुई हुई गैस है, जिसमें ब्यूटेन ज्यादा होती है, C4H10, सिगरेट लाइटर में भी पाई जाती है ये वाली। नेक्स्ट है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। मतलब मिश्रण नहीं है वो चुनना है, तो इसका मतलब साफ जाहिर है, मिश्रण होगा तो सूत्र नहीं होगा। जिसका इनमें से सूत्र बनता है वो दोस्तों मिश्रण नहीं है, और वही अपन को चुनना है। एलपीजी ये मिश्रण है, अभी बताया ना, ब्यूटेन प्रोपेन वायु गैसों का मिश्रण है। अशुद्ध जल का दोस्तों सूत्र होता है H2। ये लो जी, जिसका मैंने कहा सूत्र आ गया वो मिश्रण नहीं है, जिसका मिश्रण आ गया वो सूत्र नहीं है। लेकिन यहां देखो, जल अशुद्ध जल नॉर्मल जल कोई बोलते तो इसका सूत्र आ गया जी। चलिए अंतिम सवाल, रेडियो एक्टिवता की परिघटना है उसकी खोज किसने की? ओके, चलिए दोस्तों, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो यहां बेकुरल आएगा, जो मैडम के पीछे बैठा है, मैडम के पीछे जो इशारा कर रहा है वो गलत होगा। बताइए, देखिए, रेडियो एक्टिवता की परिघटना, इसकी खोज किसने की? लाइक ठोको एक बार दबा के देखे। अरे लाइक नहीं ठोका अब तक, क्या बात है ससुरा, ठोको एक बार, घंटी वाले चिन्ह को हिला दो ना एक बार, हिलना चाहिए घंटी वाला यार, कब से कह रहा हूं लाइक ठोको। सवाल का उत्तर आप मैडम क्यूरी दे रहे हो, केवल मैडम क्यूरी से उत्तर नहीं आएगा। सवाल पूछ रहा है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की। दोस्तों मैडम क्यूरी का जब नाम आता है तो रेडियम, याद रखना, रेडियम की खोज किसने की, तो आपके आ जाएगा मैडम क्यूरी, है ना। तो ध्यान रखना, इस तरीके से उत्तर दीजिएगा, है ना, डरना नहीं है। खोज में क्या होता है, अगर कमांड तेज मिलती है ना तो सजग होते हैं। यस सर। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूं सब अच्छे से लगा रहे हैं। अगले सेशन में हम और बढ़िया सवालों के साथ और मिलेंगे दोस्तों। चलिए लाइक जरूर ठोकना भाई, है ना।
जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे है जी, जान से मेहनत कर रहे हो और अब की बार हमें वर्दी लेनी। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों? कैसे हो मित्रों? अच्छे है सर, तूफानी अंदाज में। और अब की बार पेपर का हम रप्पा रप्पा काट देंगे। तो आ गया वक्त लल्ला अब रप्पा रप्पा काटने का, क्योंकि टीए का एग्जाम अब नजदीक है और रप्पा रप्पा काट देना। आपको मैं बता दूं, संडे को सुबह 10 बजे, संडे को सुबह 10 बजे तुम्हारे भाई है ना, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, वर्गमूल, घातांकरणी, ये समांतर श्रेणी, ज्यामिति, क्षेत्रमिति के भाई साहब टिप टॉप पर्सन लेकर आ रहा है। वही 5 घंटे की क्लास है। तैयार है ना तुम लल्ला? इतिहास को बदल के रख देंगे। तो कीजिए पहला प्रश्न। 0.1 को क्या करना है सर? प्रतिशत में बदलना है। 0.1 को किस में बदलना है मेरे प्यारे भाई? प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बिल्कुल सर बदल देंगे। आ जाओ। तो आप बोलोगे कि सर इसको यदि हमें प्रतिशत में बदलना है ना, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करवाते हैं? बोलोगे कि सर 100 से गुणा करवाते हैं। 100 से। बिल्कुल क्लियर है ये बात? बोलोगे सर क्लियर है। आ जाओ। अब पॉइंट हटाएंगे ना, तो मेरे प्यारे भाई नीचे एक जीरो लग जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 10% आ जाएगा। 10%। कौन सा ऑप्शन सही है? बोलोगे कि सर फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, फर्स्ट। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है। तूफान अंदाज में आ जाओ। अगला प्रश्न देखिए, मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं, तब तक आप इस प्रश्न को कीजिए। एक रेडियो को 550 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। कितने रुपए में बेचे कि 12% का लाभ हो? जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर का जवाब कीजिए। बताओ, दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम, रच दो इतिहास। आ जाओ सर। यहां पे देखो, मैं लिखूं करे, बोलोगे यस सर। और करे को कितना मान लिया सर? 100 मान लिया। 100 आप करते रहिए, साथ के साथ आ जाओ। सर हानि है, 100 में से घटा दो, 88 आ जाएगा। तो लाभ है, 100 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा सर? 112 आ जाएगा। अभी 550 रुपए क्या है? बेचना। बेचना है, विक्रय मूल्य। और पहले क्या आई है? हानि आई है। तो ये हानि वाला है, तो हानि वाले के बराबर रख दो। 550 आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना आएगा सर? 550 में 88 का भाग कर दो और गुणा किससे करवा दो सर? विक्रय मूल्य निकालना है, तो 112 से गुणा करवा दो। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 11 8 88 आ जाएगा, 11 5 55 आ जाएगा सर, 50। 8 से काटेंगे सर, 8 एकम 8, 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब बोलोगे 14 पंजे 70, कितना आंसर आ जाएगा? 700। 700 है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं है। कंफर्म है? बोलोगे कि सर डील कंफर्म है। आ गया जो। अब आप बोलोगे कि सर यहां से कहानी हमारी क्या है? बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना है। अगले पॉइंट पर चलते। अगला पॉइंट क्या है कि सर 1000 रुपए पर 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, बोलोगे 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, ये बताना है। तो देखो आराम से, 5% को देखो क्या होगा। 5% का मतलब होता है, फ्रैक्शन में बदलोगे 1/20 होता है। 1/20 क्लियर है? यही कहानी है। बोलोगे यस सर। तो हम क्या लिखेंगे सर? यहाँ मूलधन लिखेंगे, यहाँ पे मिश्रधन लिख देंगे। सर ये हमारा 20 है और ये हमारा कितना है सर? 21 है। 21 सर टाइम 2 है तो स्क्वायर कर दो। टाइम 2 है तो मेरे भाई क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो बोलोगे सर ये 400 आ जाएगा और मेरे भाई ये कितना आ जाएगा? 441 आ जाएगा। 441। तो सीआई कितना आ जाएगा सर? सीआई हमारा 41 आ जाएगा। ध्यान से समझना। आ जाओ। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई? अब यहां से ये करेंगे सर, मूलधन को मूलधन के बराबर रख दो। सर मूलधन को किसके बराबर रख दो? मूलधन को मूलधन के बराबर रख दो। मूलधन को किसके बराबर रख दो सर? मूलधन को मूलधन के बराबर रख दो। एक बराबर निकालेंगे ना, तो 1000 में किसका भाग कर दो? 400 का भाग कर दो। 400 का। बिल्कुल सर कर दिया। अब यहां से अपन बात करें ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर। अब भाग दोगे ना, तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। एक बराबर आ जाएगा 2.5। एक बराबर कितना आ जाएगा सर? 2.5 आ जाएगा। 2.5 भाग दोगे तब 2.5 से गुणा करवाएंगे तो ये पॉइंटों में आएगा। कितना आएगा देखिए? बोलोगे सर 25 एकम 25 और बच गया 2, 25 चौक 100, 102.5 आएगा,
जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा डी। कितना आंसर आ जाएगा सर? डी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा। आ जाओ आगे। अगला प्रश्न है, इनमें बड़ी कौन है, ये बताना है इनमें बड़ी कौन है। समझिए, आप बोलोगे सर पहला हमारा कितना है सर? 5/7 है। दूसरा कितना है सर? 7/9 है। अगला कौन सा है सर? 3/5 है। और इससे अगला कौन सा है सर? 11/13 है। 11/13 कंफर्म है, ठीक है सर। अब आपको ये बताना मेरे प्यारे भाई, क्या 5/7, 7/9, 3/5, 11/13 में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है कि भाई सबसे बड़ी कौन सी है। तो देखो अंतर, देखो अंतर इनका क्या है सर? सेम है। यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, और यहाँ पर भी क्या है सर? 2 का अंतर है। तो क्या बताया था इसमें, यदि अंतर समान है ना, तो ऊपर वाली में बड़ी कौन सी है? ऊपर वाली में बड़ी है ना, वो 11 है। 11 तो बोलोगे सर यही हमारी क्या हो जाएगी सर? सबसे बड़ी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? जो ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे चलते हैं। 24, 40, 120 का एचसीएफ बताना। 24, 40, 120 का क्या बताना? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कितना कितना आएगा? मेरे प्यारे भाई हमेशा ऑप्शन से भाग देकर चेक करते, आ जाओ। तो बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें ना, तो बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 7। तो 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। सर 8 का भाग जा रहा है क्या? सर 8 का भाग जा रहा है। 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता। 8 एक ऐसा नंबर है जिसका भाग 24 में भी जाता है, 40 में भी जाता है, और 120 में भी जाता है। 120 में क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्टली आंसर सही है, आ जाओ। अर्धगोले का आयतन 19404 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या बताओ भाई। आराम आराम से देखिए, बोलोगे यस सर। तो गोले का आयतन होता है ना, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब है ना, वो गोले का आयतन होता है। आप बोलोगे कि सर ये कितना है? बोलोगे सर 19404 है। अब ये आयतन को बराबर में रखते हैं। अब बोलोगे सर क्या किया जाए? देखिए आराम से, 2/3 बोलोगे ठीक है। पाई का मान कितना हो जाएगा सर? 22/7 हो जाएगा। 22/7 त्रिज्या कितनी है सर? त्रिज्या हमारा आर क्यूब है, आर क्यूब। और ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 19404 आ जाएगा। कंफर्म है? बोलोगे यस सर। नीचे 1 रख दो, काट दो। सर पहले किससे काटे सर? 11 से काटो ना। 11 से, 11 दूनी 22। 11 से काटेंगे ना सर। 11 एकम 11, कितना बच गया? 8 बच गया। 4 आ जाएगा। 11 7 77। 77 के बाद में कितना आ जाएगा सर? 7 आ जाएगा। 77 के बाद में 7 आ जाएगा। फिर 11 छिकी 66, 11 चौक 44 आ जाएगा। 2 से काट दो। 2 से काटेंगे ना मेरे भाई, तो ये आ जाएगा सर 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। फिर 2 से काट दो सर, कितना आ जाएगा? 441 आ जाएगा। 441। अब देखो इधर तो क्या आ गया सर? आर क्यूब आ गया। इधर कितना आ गया सर? 21 आ गया। 21। इधर कितना आ गया सर? ये आ गया 441/1 आ गया 1। अब तिरछा गुणा करवा दो। अब आप बोलोगे सर तिरछा गुणा करेंगे ना, तो आर क्यूब कितना आ जाएगा सर? आर क्यूब हमारा आ जाएगा 9261 आ गया सर। कितना आएगा? 9261 आ जाएगा। क्यूब हटाओगे घनमूल लग जाएगा। क्यूब हटाओगे घनमूल लग जाएगा। आर की वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 21 आ जाएगा। 21। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? बोलोगे कि सर आपका फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ जाए? बोलोगे सर आगे बढ़ जाओ, आ जाओ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए बी 12-17 है, बी सी 34-36 है, सी डी 5 है, हमें ए डी निकालना है। तो ए डी कैसे निकालते हैं? बट्टे में लिखकर गुणा करवा दो। बट्टे में लिखकर क्या करवा दो सर? बट्टे में लिखो और फिर क्या करवा दो? गुणा। बट्टे में लिखो और क्या करो? गुणा करो, गुणा। कंफर्म है? बोलोगे यस सर। यहां से लिखेंगे अपन, देखो बोलोगे कि सर ये हो जाएगा A/B। बोलोगे ठीक है सर। अगला क्या आ जाएगा सर? B/C आ जाएगा। B/C। अब बोलोगे कि सर ये कितना आ जाएगा? C/D आ जाएगा। C/D। और इधर बट्टे की संख्या लिख दो सर, 12/17 आ जाएगा। सर ये कितना आ जाएगा सर? 34/36 आ जाएगा। और बोलोगे कि सर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। 5/6। अब आप बोलोगे कि सर गुणा करवा दो। गुणा करवाएंगे ना, तो बोलोगे कि सर करवा दो आराम से। कटने वाले को काट दो। बी से बी कट गया, सी से कट गया, क्या बच गया? A/D बच गया। आप बोलोगे सर इधर क्या बच गया? देख लीजिए। आप बोलोगे सर काटेंगे 17 दूनी 34 हो जाएगा। 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप बोलोगे 5/9 आ जाएगा। 5/9 क्या लिखेंगे? ऊपर वाले को पहले लिख देंगे 5/9।
बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा। इनका औसत निकाल के बताना। देखो ये लगातार संख्या है, 21 है, 23 है, बोलोगे कि सर 25 है, बोलोगे कि सर 27 है, फिर कितना है सर 29 है, और फिर कितना है सर 31 है। लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं? लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं सर? इसका फॉर्मूला होता है क्या? बोलोगे सर फर्स्ट प्लस क्या है लास्ट, और डिवाइड बाई क्या है सर 2 है 2। फर्स्ट कितना है सर? फर्स्ट हमारा 21 है, लास्ट कितना है सर? हमारा 31 है, बटा कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 52, 52 में 2 का भाग देंगे ना तो मेरे भाई 26 आ जाएगा 26। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 तो लघुत्तम बताओ। लघुत्तम बताओ कितना आएगा मेरे भाई? आपको दो असहभाज्य संख्याओं का एलसीएम बताना है। क्या बताना मेरे भाई? दो असहभाज्य, दो असहभाज्य संख्या का क्या बताना है सर? इसका एलसीएम बताना। एलसीएम याद रखना। क्या मेरे भाई इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था? गुणनफल ही होता है। क्या होता है? गुणनफल ही होता है। बोलोगे सर गुणनफल कितना है? 117। जो गुणनफल होता है ना वही एलसीएम होता है। किसका? तय अभाज्य संख्याओं का। विशेषकर ये बात आपको ध्यान में रखनी। आ जाओ, यदि दो समबाहु त्रिभुज भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो आप बताओ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल तो अनुपात है ना तो स्क्वायर कर दो, अनुपात है ना तो स्क्वायर कर दो। आ जाओ, तो बोलोगे सर मैं लिख रहा हूं ये भुजा, बोलोगे यस सर, तो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? भुजा की वैल्यू है आपकी 1:2। भुजा की वैल्यू कितनी है सर? 1:2। तो क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल कितना आएगा? जल्दी कमेंट करो, क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा? सर समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है ना, वो होता है हमारा √3/4 इंटू क्या होता है सर? भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो सर √3/4 का तो कोई मतलब है नहीं, तो बोलोगे सर लगा दो 1 का स्क्वायर, बोलोगे कि सर 2 का स्क्वायर, बोलोगे कि सर 1:4 है, यही हमारा आंसर है। बोलोगे सर डी, डी ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ सर, ये सरलीकरण का प्रश्न उड़ाओ, इसको ताबीज भर दो भाई साहब। इसका क्या भर दो? ताबीज भर दो भाई साहब, कितना आंसर आने वाला है मेरे भाई। देखिए आप बोलोगे सर पहले भाग देंगे, पहले क्या करेंगे सर? पहले भाग देंगे, भाग क्या सर? आ जाओ, फिर क्या करेंगे सर? गुणा करवाएंगे, गुणा। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा? 25 प्लस कितना है 30 और माइनस कितना है 10। तो आपकी इच्छा, जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो, घटाना चाहते हो तो घटा लो। घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा सर? 45 हो जाएगा। 45, 45 है ना, वही आपका आंसर है फर्स्ट ऑफ। क्लियर है? आगे बढ़िए सर। निम्न में से किसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? ये बताना है मेरे प्यारे भाई। निम्न में से किससे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? बताइए, किसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये बताना है मेरे प्यारे भाई। बताओ, तो बोलोगे कि सर देखो √25 का मान कितना होता है? 5 होता है। तो वो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिनका रूट निकाला जा सके वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय। बताओ 43 नंबर का प्रश्न सीरीज का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? सीरीज का। मैं इधर लिख लेता हूं, तब तक तुम बता देना। ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, और मेरे भाई ये कितना है सर? 11 है। क्या बताओ? क्लियर है? बोलोगे यस सर। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से बताना, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। बताओ, आराम से दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम और रच दो इतिहास। बताओ भाई, बताओ। बताओ, क्लियर? आ जाओ, देखो कैसे कर रखा है, ध्यान से सुनना।
ये देखो इन दोनों को जोड़कर, मेरे भाई इन दोनों को जोड़कर ये लिख रखा है, फिर इन दोनों को जोड़कर ये लिख रखा है, फिर इन दोनों को जोड़कर ये लिख रखा है, इन दोनों को जोड़कर क्या लिख देंगे सर, 18 लिख देंगे। यही हमारा आंसर सही है। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। 16 और 25 का वर्गमूल अनुपात बताना है। 16 और 25 का क्या बताना है? 16 और 25 का वर्गमूल अनुपाती बताना। वर्गमूल अनुपाती का मतलब क्या होता है? वर्गमूल निकालना है मेरे भाई। क्लियर है? आ जाओ। तो बोलोगे कि सर ये है 16:25। क्लियर है? ठीक है सर। आप बोलोगे कि सर यहाँ वर्गमूल का मतलब वर्गमूल निकाल दो। आप बोलोगे सर इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा सर? इसका वर्गमूल 5 आ जाएगा। आंसर आएगा 4:5। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। एक बल्लेबाज अपनी 21 पारी में 84 रन बनाता है। बोलोगे यस सर। अपने औसत में 2 रन की वर्दी करता है। 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाता है? देखो समझिए, 21 से पहले 20 पारी आएंगी। इससे पहले कितनी पारी आएंगी सर? 20 पारी। फिर कौन सी पारी आएगी सर? फिर 21 की आएगी। ध्यान से सुनना अच्छे से। अब आप बोलोगे कि सर 20 का तो हमें पता नहीं है कितना बनाएगा, लेकिन सर 21 का पता है। कितना बनाता है सर? 84 बनाता है, 84। अब औसत है ना, 2 बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ता है सर? औसत 2 बढ़ जाता है। हम बोलेंगे कि सर ये औसत है ना, औसत है, ये कितना बढ़ जाता है? बोलोगे औसत में 2 की वर्दी हो जाती है। तो 2 की वर्दी होगी किस में? बोलोगे सर 21 में। बोलोगे सर ये 42 की वर्दी होगी। अब वर्दी है तो माइनस कर दो। वर्दी है ना मेरे भाई, तो माइनस कर दो। तो यहाँ पे देखो 84 में से 21 माइनस 84 में से 42 माइनस करेंगे ना प्यारे, तो ये आ जाएगा 42। ये किसका है? 20 पारी का है। देखो 20 पारी का पूछे ना, 20 पारी का पूछे ना, तब तो आपका 42 है। कितना है सर? 42 है। लेकिन 21 का पूछे तो, 21 पारियों का पूछे ना मेरे भाई, तो 42 तो है ही है, लेकिन इसमें 2 और बढ़ जाता है। 2 और बढ़ जाता है तो बोलोगे सर कितना हो जाता है? 44 हो जाता है। 44। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। कोई तकलीफ इसके अंदर है नहीं है। आगे बढ़ जाए। बोलोगे सर आगे बढ़ जाते। गोले के आयतन का सूत्र कौन सा है जरा बताइए। गोले के आयतन का सूत्र कौन सा है? तब तक मैं हिंट करता हूं। ये मेरे भाई अर्धगोले का आयतन है। ये क्या है? अर्धगोले का आयतन है। अर्धगोले का आयतन है। ये अर्धगोले का क्या है? आयतन है। सर ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये गोले का क्या है सर? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है सर। तो आयतन, गोले का आयतन कौन सा होगा सर? गोले का आयतन हमारा ये हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये हमारा क्या है सर? गोले का आयतन है। गोले का आयतन। क्लियर है? ठीक है सर। आज सर एक व्यक्ति पहले पूर्व दिशा में जाता है। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है ना, सबसे पहले किधर जाता है? पूर्व दिशा में जाता है। पूर्व में। ठीक है। पूर्व दिशा में चला गया। फिर बोला दाएं मुड़ते हुए आगे बढ़ता है। यहां से दाएं मुड़कर आगे बढ़ता है। दाएं मुड़कर क्या करता है सर? दाएं मुड़कर आगे बढ़ता है। फिर इसके पश्चात पुनः दाएं मुड़कर कुएं तक जाता है। फिर यहां से दाएं मुड़ जाता है। फिर यहां से दाएं मुड़ जाता है और कुएं तक जाता है। फिर पुनः दाएं मुड़कर आगे बढ़ता है। फिर पुनः दाएं मुड़कर आगे बढ़ता है। ठीक है। अब बताओ किस दिशा में जा रहा? अब बताओ किस दिशा में? तो अब ये ऊपर जाएगा। ऊपर कौन सी दिशा होती है सर? उत्तर होता है। उत्तर। कौन सा ऑप्शन सही है? जो ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है। सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ये है ना मेरे भाई, ये गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। चिन्ह चेंज कर करके करना है। तो उम्मीद करता हूँ सबको आता होगा। देखो प्लस की जगह क्या करना है? प्लस की जगह गुणा करना है। सर गुणा की जगह क्या करना है सर? माइनस करना है। माइनस की जगह क्या करना है सर? भाग करना है। और भाग की जगह क्या करना है सर? प्लस करना है। तो लिख देता हूँ मैं पहले, आप भी लिख लो, मैं भी लिख देता हूँ। सर पहले 32 है। भाग की जगह क्या लिखना? ढूंढो। भाग की जगह प्लस लिखना, प्लस, फिर 8। माइनस की जगह क्या लिखना? माइनस की जगह बोलोगे सर माइनस की जगह भाग लिखना है। बोलोगे ठीक है सर। इंटू इंटू की जगह क्या लिखना? आ जाओ इंटू की जगह। इंटू की जगह सर माइनस लिखना है। माइनस लिख दिया सर 12। फिर प्लस की जगह क्या लिखना है? प्लस की जगह गुणा लिखना है। कन्फर्म है? ठीक है सर। अब आ जाओ, जल्दीबाजी नहीं करना। सर पहले भाग दे दो। भाग दोगे ना तो ये 4 आ जाएगा, और फिर गुणा करवा दो तो ये आ जाएगा 48 आ जाएगा। जोड़ दो। देखो 12 और 4 कितना हो गया? 36 माइनस 48। तो माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस की संख्या बड़ी है तो फिर माइनस का ही आएगा। माइनस की संख्या बड़ी है ना, तो फिर मेरे प्यारे भाई किसका आएगा सर? माइनस का ही आएगा, माइनस का। तो
माइनस का है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बताओ है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, अपनी ताकत को दमखम को दिखाना और इतिहास को बदल देना। आगे बढ़ जाए, ठीक। सर ये 49 नंबर आपका HW है, 49 नंबर क्या है, HW है, HW, ठीक है। आ जाओ सर, अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार है, ये कह रहा है कि 8 तारीख को क्या है, सोमवार है। 8 तारीख को क्या है मेरे भाई, 8 तारीख को सोम है, सोम। बताओ 30 तारीख को कौन सा वार आएगा, आपको ये बताना, 30 तारीख को कौन सा वार आएगा, 30 तारीख को कौन सा वार आएगा ये बताना। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कितना जोड़ा गया, 22 जोड़ा गया, 22, 22 में 7 का भाग दे दो, 22 में 7 का भाग दोगे ना तो 7 या 21 कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक। तो एक जोड़ दो इसमें, एक जोड़ते ही मेरे भाई क्या आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, मंगल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका HW है मेरे प्यारे भाई, ये आपका HW 49 नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलो मेरे प्यारे भाई, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए, अब की 12 में फौजी बनना है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।